वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा है कि बजट में 90,000 रुपए तक के फसली कर्ज माफ करने के लिए 6,385 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बताया गया है कि सड़क मरम्मत के लिए अतिरिक्त 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों में छात्रावास और कक्षाओं के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरीश राव ने कहा है कि 4,500 करोड़ के NCDC ऋण से भेड़ पालन योजना जारी रहेगी। वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा है कि बजट में 90,000 रुपए तक के फसली कर्ज माफ करने के लिए 6,385 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बताया गया है कि सड़क मरम्मत के लिए अतिरिक्त 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों में छात्रावास और कक्षाओं के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरीश राव ने कहा है कि 4,500 करोड़ के NCDC ऋण से भेड़ पालन योजना जारी रहेगी। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना भारत में सबसे युवा राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। मादापुर HICC में मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिति 2023 कार्यक्रम में भाग लेने वाले मंत्री निरंजन रेड्डी ने प्रतिनिधियों के साथ इस मोबिलिटी वैली मॉडल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। Telangana, the youngest state in India, is already the hub for clean energy in India. State of Telangana is now the second largest producer of solar energy per unit land mass in the country. 20% of Telangana's energy output comes from solar. The state has already installed more than 5,000 gigawatts of solar energy. Telangana also aspires to become the most electrified state in the country in terms of mobility. We also were one of the early adopters of a focused EV and ESS policy in 2020 with an objective to facilitate investments in electric vehicle and energy storage systems, to also increase EV adoption in the state, to also, of course, develop enabling infrastructure, including charging stations, etc. Making Telangana the most competitive destination for both manufacturing and research and development in this space. The vision for TMV has been created with active participation from the industry and academia. The state has also engaged one of the leading consulting firms, the Boston Consulting Group, to help conceptualize and develop a truly differentiated vision for the Telangana mobility. I'm thankful to BCG for all their support and for all their inputs. Proud to announce that India's first Center of Excellence in Automotive Cybersecurity, in collaboration with BITS Hyderabad and Bosch, will also be launched in the upcoming academic year. The Center of Excellence between BITS and Bosch will set an example for the country for creating talent to meet the changing requirements of the automotive industry. मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि उत्तम कुमार रेड्डी सनसनी पैदा करने के लिए विधानसभा भंग करने और जल चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुले शब्दों में उनकी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की कोई गति नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने BRS सरकार को चुना है, दिसंबर तक चुनाव में जाने का कोई विचार नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसी बातों पर विश्वास न करें। तलसानी ने कहा है कि तेलंगाना इकलौता राज्य है जो साल में 3 फसलें ले रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने टिप्पणी की है कि इस महीने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में BRS पार्टी बुरी तरह हारेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कोदार से वे 50,000 के बहुमत से जीतेंगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बहुमत में एक भी वोट गंवाते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लोगों को गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा है कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र की आलोचना नहीं की गई तो कलवंत कोटला का परिवार खुश नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लोगों को गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा है कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र की आलोचना नहीं की गई तो कलवंत कोटला का परिवार खुश नहीं होगा। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट मैच आंकड़ों का खेल है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केंद्र पर खेल नहीं कर पाने के कारण बीच में हारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र केवल मोदी को चुराने और भाजपा को दोष देने के लिए आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को विधानसभा में समय नहीं दे रही है। 9 साल का सालाना बजट हाथी की सूंड की तरह होता है, आवंटन चूहे की तरह होता है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में महिला समूह द्वारा बचाए गए पैसों पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या में तेलंगाना चौथे स्थान पर है, लेकिन सरकारी कहती है कि
यह अब की बार किसान सरकार है। लक्ष्मण ने कहा कि केटीआर का कहना है कि उनके पास 4 करोड़ का पारिवारिक शासन है। अगर 4 करोड़ उनका परिवार है तो केवल 4 मंत्रियों के पास पद क्यों है। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने मेडारम के विकास को नजरअंदाज किया है। उन्होंने सत्ता में आने पर मेडारम को विकसित करने का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि वह मेडारम समक्का सालम्मा की भावना से पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कांग्रेस के सभी नेता हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव के लिए नहीं की गई थी, यह एक आंदोलन था। रेवंत ने इस संदर्भ में विधायक सीतक्का की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार की सीतक्का से काफ़ी जुड़ाव है। रेवंत ने खुलासा किया है कि वह सबसे पहले महबूबाबाद संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। एमएलसी कविता ने चिंता जताई है कि देश में संकट की स्थिति है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री की इस घोषणा की आलोचना की है कि अगर अडानी कंपनियों के शेयर मूल्य गिरते हैं तो भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कविता ने कहा है कि पिछले महीने की 23 तारीख से अडानी, एसबीआई और एलआईसी जैसी कंपनियों ने शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई है, जिससे आम आदमी को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि अडानी का शेयर मूल्य जो 3,600 रुपये था वह अब गिरकर लगभग 1,400 रुपये हो गया है। कविता ने सवाल किया है कि वित्त मंत्री कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है जब देश के लोगों की संपत्ति ही लगभग 10 लाख करोड़ तक गायब हो गई है। तो उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि वह चुप क्यों है। इसलिए उन्होंने मामले की जांच की मांग की है और स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष जांच के लिए एक संयुक्त सांसदीय समिति का गठन किया जाए। एमएलसी कविता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक जिम्मेदारियां बनती है कि वह लोगों के सामने आए और अडानी मामले के बारे में बताएं। बीआरएस के राज्यसभा सदस्य किशोर राव ने मोदी सरकार पर संसद में अडानी कंपनियों के मुद्दे पर चर्चा करके अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और उन्होंने भाजपा सरकार के इस डर से आलोचना की है कि सांसद में बस होने पर अडानी के शेयरों में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा है कि एलआईसी ने अडानी को 500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। यह आरोप लगाया कि एपी में कृष्णापट्टनम, गंगावरम और बीजांग में बंदरगाहों के साथ साथ बॉम्बे हाईवे अड्डे को बिना निविदा के अडानी को सौंप दिया गया था। बीआरएस के राज्यसभा सदस्य किशोर राव ने मोदी सरकार पर संसद में अडानी कंपनियों के मुद्दे पर चर्चा करके अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और उन्होंने भाजपा सरकार के इस डर से आलोचना की है कि सांसद में बस होने पर अडानी के शेयरों में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा है कि एलआईसी ने अडानी को 500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। यह आरोप लगाया कि एपी में कृष्णापट्टनम, गंगावरम और बीजांग में बंदरगाहों के साथ साथ बॉम्बे हाईवे अड्डे को बिना निविदा के अडानी को सौंप दिया गया था। एमएलसी जीवन रेड्डी ने आलोचना की है कि राज्य सरकार ने पिछले साल के बजट को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कर्ज माफी किश्तों में दी जानी थी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम वाले घर नहीं है। दलित बंधु को पिछले साल जितनी राशि आवंटित की गई है। हाउसिंग बोर्ड को खड़ा करने वाले जीवन रेड्डी ने कहा कि वे स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों की आशा नहीं दे सकते। कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। एमएलसी जीवन रेड्डी ने आलोचना की है कि राज्य सरकार ने पिछले साल के बजट को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कर्ज माफी किश्तों में दी जानी थी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम वाले घर नहीं है। दलित बंधु को पिछले साल जितनी राशि आवंटित की गई है। हाउसिंग बोर्ड को खड़ा करने वाले जीवन रेड्डी ने कहा कि वे स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों की आशा नहीं दे सकते। कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लंबी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में एक नया उत्साह भर दिया है। कांग्रेस सूत्रों के कहा है कि ऐसी संभावना है कि राहुल पश्चिमी तट पर गुजरात से पूर्वोत्तर राज्यसम तक उसी गति से यात्रा करेंगे। बताया गया है कि यात्रा गुजरात में महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर से शुरू होगी और असम में समाप्त होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मस्थली के रूप में पोरबंदर का विशेष महत्व है। एआईसीसी की पूर्ण बैठक इसी महीने रायपुर में होगी। राहुल ताजा पदयात्रा पर पूर्ण बैठक में फैसला लेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस मार्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये संसद के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद या इस साल के अंत में हो सकता है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के एमआईएम से हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा परिसर में एमआईएम नेताओं के साथ बैठक एक दिखावा थी। उन्होंने कहा है कि घंटे भर चली बैठक में किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि केवल सामान्य प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई है।
और इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बाहर चल रहा प्रचार महज एक मिथक है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के एमआईएम से हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा परिसर में एमआईएम नेताओं के साथ बैठक एक दिखावा थी। उन्होंने कहा है कि घंटे भर चली बैठक में किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि केवल सामान्य प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई है और इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बाहर चल रहा प्रचार महज एक मिथक है। तेलंगाना में पुराने शहर की पार्टी का विस्तार होगा। क्या 7 एमएलए वाली पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या एमआईएम अगले चुनाव में कोई बड़ी योजना बनाने जा रही है? विधानसभा में असरुद्दीन ओवैसी की जुबानी। क्या बीआरएस में टेंशन होंगी भविष्य? क्या असरुद्दीन ओवैसी की बातों के पीछे बीजेपी की कोई योजना है? पुराने शहर की पार्टी का नया खाका। बीआरएस एमआईएम कल तक सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, दोनों के बीच खटास नहीं थी। बजट बैठकों में ऐसा है। ट्विस्ट: अकबरुद्दीन की टिप्पणी बीजेपी की रणनीति थी। क्या एमआईएम ने भी सोची समझी टिप्पणी की? विधानसभा की बैठकों में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अंधाधुंध टिप्पणियां की। उस्मानिया अस्पताल के निर्माण पर मंत्री केटीआर से सवाल किया। उन्होंने इस बात पर खेद जताया है कि हैदराबाद के अन्य हिस्सों में जो काम तेजी से हो रहे हैं वे पुराने शहर में क्यों नहीं हो रहे हैं। चारमीनार स्काई वॉक परियोजना वर्षों से चली आ रही है तो लोगों को क्या बताएं गंभीर है। ओल्ड सिटी मेट्रो का क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि केसीआर विधानसभा क्यों नहीं आ रहे हैं। सभा होगी तो विधानसभा के नेता नहीं दिखेंगे। अकबरुद्दीन द्वारा आलोचनाओं का सिलसिला सुना गया। विधानसभा में अकबर के लंबे बोलने पर केटीआर ने प्रतिक्रिया दी। केटीआर ने पूछा है कि अगर 7 सदस्यों वाली एमआईएम को इतना समय दिया जाता है तो 100 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी को कितना समय दिया जाना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने मन की बात कही। हैदराबाद ओल्ड सिटी पार्टी ओल्ड टाउन तक सीमित पार्टी, ऐसी पार्टी जो नए शहर में कोई असर नहीं दिखा सकती। कहा जाता है कि राज्य भर में इसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ इतना था कल तक। अब स्थिति बदल गई है। पूरे तेलंगाना में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उस पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। मंत्री केटीआर ने कहा है कि एमआईएम के केवल 7 विधायक हैं। हम केटीआर की बातों पर विचार करेंगे। हम अपने पार्टी अध्यक्ष से बात करेंगे और राज्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि अगले चुनाव में एमआईएम के कम से कम 15 विधायक हो सभा में। यूं विधानसभा में बीआरएस और एमआईएम के बीच तीखी नोकझोंक हुई। क्या आप यह कहकर उन्हें नीचा दिखाएंगे कि आपके पास केवल 7 विधायक हैं? विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं। हालांकि ओवैसी ने यह कहते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि वह अगले चुनाव में 15 विधायकों के लिए उतरेंगे। एक अन्य चरण में विधायक अकबरुद्दीन और मंत्री केटीआर के बीच वाक युद्ध हुआ। अकबरुद्दीन ने आलोचना की है कि वे विधानसभा में वादे तो करते हैं लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाते। अकबरुद्दीन ने आलोचना की है कि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही मंत्री हमसे मिलते हैं और वे बीएससी में जो जैसा चाहते हैं वैसा ही निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 25 वर्षों में ऐसी बैठक नहीं देखी। Lastly, sir, Honorable Minister Saab had said about MIM having 7 seats. Sir, I have taken a very serious note of his comment which he has passed on MIM, and I assure him that I am going to make sure that I talk to my party president and see that we contest more seats in the coming election, and we come not in the number of 7, but I'll make sure that we come in the number of at least 15 next time by contesting at least 50. I will make sure that my party president agrees for this, and if he agrees, I'm sure we will have more number of MIM legislatures here and who will work together once again with the Bharat Rashtra Samiti, sir. I thank you very much for giving me this opportunity, sir. वॉइस 5।
दरअसल बीआरएस और एमआईएम के तेलंगाना राज्य में अच्छे संबंध है। तेलंगाना बनने के बाद हुए पहले चुनाव में टीआरएस के बहुमत से सीटें जीतने के बाद एमआईएम के नेता केसीआर के करीब आए। वे हर चीज का समर्थन करते रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि टीआरएस के बीआरएस बनने के बाद भी एक गैप है। भले ही छोटे ओवैसी का बयान दिया है, बड़े ओवैसी मतलब एमआईएम नेता हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी क्या कदम उठाएंगे। अब यह जानना दिलचस्प है कि एमआईएम आगामी चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या आप निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्बम और नलगोंडा जिलों के संयुक्त चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एमआईएम को यह हिम्मत कैसे मिली? यह किसी के अंडे से आया? यह अब तेलंगाना में एक गर्म विषय है। एमआईएम हमेशा संकेत देता रहा है कि यह उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा जहां अल्पसंख्यक समुदाय अधिक है। अब ये साफ बता रहा है। इस वजह से लगता है कि ओवैसी भाई प्लान में है। जैसा कि उन्हें लगता है कि अगर वे 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या असर होगा। बीआरएस के नेता यही भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक और विश्लेषक पारा की तरह बरसे ही फेंक रहे हैं। पुरानी बस्ती पार्टी ने पिछले चुनाव में 2.7% वोट हासिल किए, 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 बार जीत हासिल की। एमआईएम की ताकत फिलहाल कहती है कि यह पुराने शहर में है। सर्दी का कहना है कि 7 ही विधायक है। वह भविष्य में उनकी ताकत बढ़ने का कोई मौका नहीं है क्योंकि एमआईएम ने चुना है क्षेत्रों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। अगर अल्पसंख्यक समूह ओवैसी की बातों को नजरअंदाज करते हैं, अगले चुनाव में चमत्कार हो सकता है। जैसा कि अकबर ने कहा, विधानसभा 15 से ज्यादा सीटें आ सकती है। अकबरुद्दीन की बात सच हो सकती है। ओल्ड सिटी पार्टी अप्रत्याशित जगहों पर जीत सभी पार्टियों को परेशान कर सकती है। खासतौर पर बीआरएस बॉस को टेंशन में रखा जा सकता है अगर वह 50 सीटों पर चुनाव लड़े। राजनीतिक दिग्गजों का कहना है कि बीआरएस का पसीना आना तय है। कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक समुदायों के सभी वोट इतने सालों में मिले हैं। एमआईएम 50 सीटों पर चुनाव लड़ना एमआईएम को जाएगा। फिर केसीआर की उम्मीदों पर पानी फेरने का मौका है। विधायक को प्रताड़ित करने के मामले में तेलंगाना सरकार को हाईकोर्ट में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को विधायक प्रलोभन मामले में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली तेलंगाना सरकार की याचिका पर अहम फैसला सुनाया। विधायक को प्रताड़ित करने के मामले में तेलंगाना सरकार को हाईकोर्ट में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को विधायक प्रलोभन मामले में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली तेलंगाना सरकार की याचिका पर अहम फैसला सुनाया। रंगारेड्डी जिले के हिमायतनगर में एक कार ने कोहराम मचा दिया। यह तेज गति से आई और रोड नंबर 15 में भाकपा पार्टी कार्यालय की दीवार से जा टकराई। इस दुर्घटना में दीवार से सटी दूसरी कार का पिछला भाग नष्ट हो गया है और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने चालक को अस्पताल पहुंचाया। फिल्म अभिनेता और टीडीपी विधायक नंदामूरी बालकृष्ण ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनकी हालिया टिप्पणियां को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने उन पर नर्सों को बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि वे उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं और वह इससे इनकार करते हैं। बालकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सेवा करने वाली नर्सों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। मैंने पहली बार बसवतारकम कैंसर अस्पताल में नर्सों की सेवाएं देखी है। दिन रात मरीजों की देखभाल करने वाली बहनों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। मैं उन्हें कितनी भी बार धन्यवाद दूं, यह काफ़ी नहीं है। कोरोना के प्रकोप के दौरान दुनिया भर में कई नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों की सेवा की है। हमें ऐसी नर्सों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे शब्दों में आपकी भावनाओं का ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्बी रमिरेड्डी ने कहा है कि नंदामूरी तारक रामाराव एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सिनेमा और राजनीति के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सुब्बी रामिरेड्डी ने एनटीआर के नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समारोह में भाग लिया जो रविंद्र भारती लकड़ी का पुल हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री जया सुधा को यह पुरस्कार दिया गया है। नंदामूरी तारक रामाराव अपनी शताब्दी का जश्न मनाने के लिए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। महान अभिनेता के नाम पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार को पाकर जयसुधा ने खुशी जाहिर की है। संयुक्त आंध्र प्रदेश उपसभापति परिषद बुद्ध प्रसाद ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है।